बंसल विद यू ऑल अगेन। फाइनली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पोर्शन हमारा खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ एनिमल्स के बारे में जाना था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे अकर हो रहा है इन द केस ऑफ एनिमल्स, और आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे अकर हो रहा है इन द केस ऑफ प्लांट्स या फिर कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने पहले ही आपको क्लियर कर रखी है टर्म क्या होती है कि व्हेन एन इंडिविजुअल डिवाइड्स थ्रू अ सिंगल पेरेंट, वो एक सिंगल पेरेंट के थ्रू डिवीजन कर रहा है अपना, और वही पेरेंट अपना एक नया इंडिविजुअल बना रहा है उसी पेरेंट से, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये सारी चीजें हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बारे में जानने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने आपको पहले ही दो एग्जांपल्स बता रखे हैं कि प्लांट्स में हमें दो केस पढ़ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला केस था हमारा नेचुरल एंड द सेकंड केस इज आर्टिफिशियल। कोई भी चीज नेचुरल हो रही है तो वो तो क्लियर है कि नेचुरल बाय द नेचर, नेचर उसको करा रहा है। बट अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा कराया जा रहा है दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In the case of plants, asexual reproduction is used with another term that is known as vegetative propagation. यहां पर asexual reproduction को किस नाम से जाना जाता है? दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम बोल रहे हैं vegetative propagation। क्या बोल रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मतलब किसी भी वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वेजिटेटिव, और प्रोपोगेशन मतलब फैलना। फैलना मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसका विस्तार होना, प्रोपोगेट होना, रिप्रोड्यूस होना, सारी चीजें हमको ये बताती है प्रोपोगेशन का मतलब। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। और जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज को बनाने के लिए, दीज आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वो स्ट्रक्चर्स आपके क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वो स्ट्रक्चर्स आपके क्या कहला रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहला रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेचुरल के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर आप प्रोपोगेशन, आपको भारी टर्म लग रही है तो आप रिप्रोडक्शन भी वहां पर लिख सकते हैं। आप दूसरी टर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब बात चल रही है तो इसका मतलब कोई भी प्लांट का ही पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन कराने में। कोई भी प्लांट का ही पार्ट क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन कराने में। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और जब बात कर रहे हैं एसेक्सुअल की, इसका मतलब कोई वेजिटेटिव पार्ट कर रहा है, सेक्सुअल पार्ट नहीं कर रहा है। और सेक्सुअल पार्ट क्या होता है? फ्लावर। इसका मतलब अगर फ्लावर पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन कराने में तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। बट यहां पर हम बात करेंगे इसकी कोई अदर पार्ट। तो फ्लावर के अलावा अदर पार्ट आपके सामने तीन आते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है रूट्स, उसके बाद आपके पास आता है स्टेम, और उसके बाद आपके पास आता है लीव्स। ये तो मेन पार्ट है। बट इसके अलावा हमारे पास दो पार्ट और आते हैं जिसको हम बोल देते हैं दैट इज बल्बिल्स, दैट इज अनदर पार्ट। ये हमारा नया आपको देखने के लिए मिलेगा बल्बिल का पार्ट। फिलहाल आप इतना जानिए कि हम इनको डिटेल में जानने वाले हैं, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और उन स्ट्रक्चर से क्या क्या एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये जितना भी पोर्शन मैं आज आपको बताने वाला हूं ये सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड है। सबसे ज्यादा इसमें एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल से कौन सा प्लांट का पार्ट डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज आपको इसमें जाननी है। तो बेसिकली हम उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो उठा रहे हैं पार्ट को, आपका रूट पार्ट को उठा रहे हैं। कौन से पार्ट को उठा रहे हैं? रूट पार्ट को। फिर से बता रहा हूं कि अगर किसी पुराने प्लांट पार्ट से कोई नया प्लांट का पार्ट बन रहा है या कोई नया प्लांट अराइज हो रहा है, दैट मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल रहे हैं। अगर किसी पुराने प्लांट के ही पार्ट से, और कौन से पार्ट से? वेजिटेटिव पार्ट से। अगर प्लांट के पुराने वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट बन रहा है तो दैट कंडीशन इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर, इसमें मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स बता दूंगा आपको छोटा छोटा समझा के, क्योंकि इसमें पूछा नहीं जाता है कि ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी आपको सब समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रूट्स की। जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रूट्स की, तो इसका मतलब अगर जड़ की मदद से, किसकी मदद से? जड़ की मदद से। अगर जड़ की मदद से कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इन दैट कंडीशन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव पार्ट जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस पार्ट को बनाने के लिए, दैट इज रूट।
कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है? रूट। अब रूट में क्या होता है, रूट में आप ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर छोटी छोटी बड्स अराइज होना शुरू हो जाती है, रूट्स के अंदर छोटी छोटी बड्स अराइज होना शुरू हो जाती है, और वो बड्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को बनाती है जो कहलाती है स्लिप्स। क्या कहलाते हैं वो स्ट्रक्चर? स्लिप्स कहलाती है। और यही स्लिप्स आगे चलकर अपने ऊपर एक नया प्लांट पार्ट अराइज करा देती है। ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर क्या जानना है? एग्जांपल्स जानना है। आपको सिर्फ क्या जानना है? एग्जांपल्स जानना है। तो रूट्स के केस में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको हाथों हाथ इसके सामने ही लिख दे रहा हूँ जो रूट्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपके सामने यहाँ पर 4-5 एग्जांपल आते हैं, दैट इज स्वीट पोटैटो, डहेलिया, गुआवा। पहले मैं लिख देता हूँ स्वीट पोटैटो, ये तो आपको पता ही है, डहेलिया, उसके बाद गुआवा, उसके बाद यैम, और उसके बाद टीनोस्पोरा। दीज आर द प्लांट्स। ये वो प्लांट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इन प्लांट्स में रूट के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब आपको बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि कौन से प्लांट में रूट के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, या फिर स्वीट पोटैटो में किसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो आप कहेंगे रूट्स के थ्रू। आपसे पूछा जाएगा डहेलिया में किसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, आप बताएंगे रूट्स के थ्रू। क्लियर? रूट्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है स्टेम। तो स्टेम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। स्टेम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका अंडरग्राउंड स्टेम जो जमीन के नीचे है, उसके बाद क्रीपिंग स्टेम जो रन कर रही है, मैंने कहा ये सरफेस है, इफ दिस इज द सरफेस, दिस इज द सॉइल सरफेस, तो जो इसके अंदर है दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। जो इसके ऊपर क्रीप कर रहा है ना, जैसे स्नेक क्रीप करके चलता है, तो दैट इज क्रीपिंग स्टेम। और जो इसके ऊपर एरियल पोजीशन में है उसको हम क्या बोलते हैं? एरियल स्टेम। तो 3 टाइप की आपके पास स्टेम आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में। तो आपका स्टेम का पोर्शन आता है अंडरग्राउंड स्टेम। कौन सा आता है? अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम में आपके पास कुछ सब एग्जांपल्स आने वाले हैं, 3-4 एग्जांपल है। सिर्फ मैं आपको उसके नाम बताने वाला हूं और नाम से थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, वो आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं आपके सामने सकर्स। सबसे पहले कौन से आते हैं? सकर्स। ठीक है, सकर्स में मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर आ जाइए, इफ दिस इज द ग्राउंड सरफेस, अगर ये ग्राउंड सरफेस है और ये प्लांट है, तो थोड़े समय के लिए हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, फिर बाहर की तरफ आ जाता है, एरियल बाहर की तरफ आ जाएगा और नया प्लांट बना लेगा। आगे बात समझ में, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इस पोर्शन को लेके, क्योंकि इससे सिर्फ एग्जांपल पूछा जाता है। इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज सकर, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सकर कौन सा प्लांट बनाता है, कौन से प्लांट में सकर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास नीट के लिए। फिर भी थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ये स्टेम है, थोड़े समय के लिए हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, फिर ऊपर की तरफ एरियली ग्रोथ करने लगता है और यहाँ से डिटैच हो जाता है मेन प्लांट बॉडी से। ठीक है, सकर के सामने मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक तो आपका एग्जाम्पल है मिंट और दूसरा एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम। बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जाम्पल बेस्ड है। ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जाम्पल बेस्ड है। सबसे ज्यादा इसमें क्या पूछे जाने वाले हैं? एग्जाम्पल्स पूछे जाने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपके 2 हो गए। उसके बाद ए के बाद यहाँ पर बी पोर्शन आता है। जब हम बी पोर्शन की बात कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, स्टोलोन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है। सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, याद रखिएगा, दैट इज जैस्मिन। जैस्मिन के अंदर किसके थ्रू हो रहा है? स्टोलोन के थ्रू हो रहा है। तीसरा आता है आपके सामने राइजोम। जब हम बात कर रहे हैं राइजोम की, तो दिमाग में सिर्फ अदरक की इमेज लानी है आपको। किसकी इमेज लानी है? अदरक की। अदरक की इमेज जब आप दिमाग में ला रहे हैं, तो आपने देखा होगा इन द स्ट्रक्चर ऑफ गार्लिक या सॉरी जिंजर, तो ये आपको देखने को मिलती है नोड्स, और इन्हीं नोड्स के ऊपर छोटी छोटी बड्स प्रेजेंट होती है, और इन्हीं बड्स से नया प्लांट पार्ट अराइज हो जाता है। ये छोटी छोटी पास नोड्स हैं, इन पर ही बड्स प्रेजेंट है, और इन्हीं बड्स से क्या अराइज हो जाएगा? नया प्लांट अराइज हो जाएगा। तो राइजोम के हमारे पास 3-4 एग्जाम्पल है, आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। कॉमन यूज में आते हैं हम लोग के रोज, जैसे कि जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, बनाना हो गया और लोटस हो गया। ठीक है, 4 एग्जाम्पल है यहाँ पर, जिंजर, टर्मरिक, बनाना एंड लोटस। बार बार बता रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, आपसे पूछेगा कि टर्मरिक जो है
हल्दी जिसको हम बोलते हैं, कि टर्मरिक जो है वो कैसे वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है, क्या स्ट्रक्चर बनाती है, तो आपको बताना है कि टर्मरिक राइजोम बनाती है, जिंजर राइजोम बनाता है, बनाना राइजोम बनाता है, लोटस राइजोम बनाता है, जैस्मिन स्टोलोन बनाता है, मिंट सगर बनाता है, क्राइजेंथेमम सगर बनाता है, और ये सारे के सारे रूट्स के थ्रू डिवाइड हो रहे हैं। किसके थ्रू डिवाइड हो रहे हैं? रूट्स के थ्रू। तो इसके बाद हमारा डी आता है, राइजोम के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है बल्ब्स। आपको याद होगा बल्ब्स, इमेजिन कर लीजिए एक बल्ब कैसा होता है। फॉर एग्जांपल अनियन, लिली एंड गार्लिक, तीन एग्जांपल आपको दे रहा हूं यहां पर, अनियन, लिली एंड गार्लिक। तो इनमें छोटी छोटी आप देखते हैं बर्ड्स निकलती है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? लहसुन की बात कर रहे हैं, जिसको हम गार्लिक बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? गार्लिक बोल रहे हैं। तो गार्लिक में हम छोटी छोटी बर्ड्स देखने के लिए मिलती है। तो वही जो पूरा स्ट्रक्चर होता है जो अनियन का या फिर गार्लिक का, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ बल्ब। वो पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? बल्ब कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आता है दैट इज ट्यूबर, और ट्यूबर तो आपको पता ही है पोटैटो, इन द केस ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो में आपने देखा होगा, सपोज मैं आपको बता देता हूं ये पोटैटो है, तो इसके ऊपर ये आईज प्रेजेंट होती है छोटी छोटी, तो यही हमारी बर्ड्स होती है, और यही बर्ड्स आगे चल के किसी नए इंडिविजुअल को बनाने वाली है। इसका मतलब इस पोटैटो से नए पोटैटोज बनने वाले हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे, और लास्ट आता है ABCDEF, दैट इज कॉर्म्स। लास्ट स्ट्रक्चर है इन द केस ऑफ कोलोकेशिया एज वेल एज एमोर्फोफेलस। ये दो एग्जांपल है। कोलोकेशिया जिसको हम क्या बोलते हैं? अरबी बोलते हैं, और एमोर्फोफेलस याद रखिएगा लॉन्गेस्ट फ्लावर होता है इसका, 6 फीट का फूल होता है। कितने फीट का फूल होता है? 6 फीट का फूल लॉन्गेस्ट फ्लावर होता है इसका, एमोर्फोफेलस का। तो ये एग्जांपल आपको बहुत ध्यान से याद करने हैं, दैट इज रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम के 4-5 एग्जांपल आपके सामने आ गए, स्टोलोन, राइजोम, बल्ब्स, ट्यूबर एंड कॉम्ब्स। गॉट इट? आती है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को। ये हमारा स्टेम का अंडरग्राउंड वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। अब हमारी दूसरी आती है दैट इज क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग मतलब जो क्रीप कर रही है, रेंग रही है जमीन पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीपिंग स्टेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग स्टेम्स। तो इसके अंदर दो केस आ रहे हैं आपके सामने। कितने केस आ रहे हैं? 2 केस आ रहे हैं। सबसे पहले केस की बात करते हैं तो रनर्स आते हैं। सबसे पहले केस की बात करते हैं तो रनर्स आते हैं, और दूसरे केस की बात करते हैं तो ऑफसेट्स आते हैं। कुछ नहीं, फिर से बार बार बोल रहा हूं कि सिर्फ एग्जांपल्स पे फोकस करना है। पहले मैं रनर्स के एग्जांपल बता देता हूं आपको। ऑक्सैलिस, सेंटेला और ग्रासेस, 3 एग्जांपल हैं यहां पर। ऑक्सैलिस, सेंटेला एंड ग्रासेस, ये 3 एग्जांपल आपके सामने, ऑक्सैलिस, सेंटेला और ग्रासेस। अब रनर छोटा सा समझ लीजिए, बस कुछ नहीं है। मैंने कहा ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि दिस इज अ प्लांट, तो ये इंटरनली सॉइल के अंदर ही रन करेगा और ग्रोथ करता रहेगा, रन करेगा और ग्रोथ करता रहेगा, इंटरकनेक्टेड रहेंगे। जैसे कि ग्रास में आपने देखा होगा नीचे की तरफ सारी घासें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं आपस में। क्लियर? ऑफसेट की बात करते हैं तो ऑफसेट में आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल देखने के लिए मिलते हैं। एक तो पिस्टिया जिसको हम वाटर लेड्यूस भी बोलते हैं, और इकॉर्निया जिसको हम वाटर हाइसेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है पिस्टिया, also known as water lettuce, and Eichhornia, also known as water hyacinth, as well as terror of Bengal। अभी बताऊंगा मैं टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है इसको, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा गया है कि टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं इसको। तो फाइनली यहाँ पर आ जाइए, समझते हैं इसको। ऑफसेट तो मैंने आपको 11th क्लास के लेक्चर में बता रखा है, फिर भी एक छोटा सा आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। ग्रोथ करते हैं नोड्स पर, यहाँ पर लीव्स निकलना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर रूट्स का एक बंच बन जाता है। फिर अगली नोड पर लीव्स, और यहाँ पर रूट्स का बंच, फिर अगली नोड्स पर लीव्स, और फिर यहाँ पर रूट्स का बंच। तो फाइनली ये हमें देखने के लिए मिलता है किसके अंदर? पिस्टिया में और इकॉर्निया में। किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? पिस्टिया एंड इकॉर्निया। अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑफसेट किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप बता दें कि पिस्टिया के अंदर हो रहा है और इकॉर्निया के अंदर हो रहा है। आपको पूछा जाएगा रनर किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, तो आप बता देंगे ऑक्सैलिस में, सेंटेला में और ग्रासेस में। ये आपने क्वेश्चन कर दिया। अब मैंने आपसे कहा दिस इकॉर्निया इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। अब जानिए क्यों कहा जाता है। टेरर मतलब खतरा। अब इकॉर्निया की एक प्रॉपर्टी याद है आपको कि ये रैपिडली डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? रैपिडली,
मतलब इसका डिवीजन बहुत ज्यादा रैपिड है। अगर एक छोटा सा भी प्लांट पार्ट किसी तालाब में पड़ा है तो वो एक ही महीने में पूरे तालाब को कवर अप कर लेगा, या फिर और जल्दी भी कह सकते हैं, इतनी तेजी से ये फैलता है, इतनी तेजी से ये फैलता है। अब आपको जानना क्या है कि इस प्लांट को, ये इंडियन ओरिजिन का प्लांट नहीं है, पहली बात, ये इंडियन ओरिजिन का प्लांट नहीं है, इसको बाहर से लाया गया था। बाहर से लाया गया था क्यों? दो पॉइंट है हमारे पास कि इसको बाहर से क्यों लाया गया था। इसकी लीव्स की और फ्लावर की ब्यूटी की वजह से, इसकी लीव्स की और फ्लावर की ब्यूटी की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा देखने में सुंदर लगते थे, तो किसी भी लेक वगैरह में उनको डालने के लिए कि उनको रखा जाए और एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, इसलिए इसको लाया गया था। बट थोड़े समय बाद क्या देखा गया कि ये बहुत तेजी से फैलने लगा, और इतनी तेजी से फैलने लगा कि इसने वहां की वाटर की जो क्वालिटी है उसको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया, कि वहां की जो वाटर की क्वालिटी थी उसको पूर्ण रूप से इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और डिस्ट्रॉय जब कर दिया तो फाइनली हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वहां की जो एक्वाटिक लाइफ थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। वहां की जो एक्वाटिक लाइफ थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। अब डिस्ट्रॉय क्यों हुई? क्योंकि जब ये पूरी तरीके से पूरे तालाब पर फैल रहा है, जब ये पूरी तरीके से पूरे तालाब पर फैल रहा है तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि वहां का ऑक्सीजन का कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, वहां का ऑक्सीजन का कंजम्पशन कर रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने ग्रोथ के समय कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करा रहा है जिससे कि जो वहां की एक्वाटिक लाइफ है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सनलाइट को अच्छे से नीचे नहीं आने दे रहा। तो यहाँ पर तीन कारण की वजह से टेरर बना, खतरा बना पूरे बंगाल में। वहां की रिवर है उसमें ये पाया गया, बहुत रैपिड डिवीजन करा इसने, तो दैट इज व्हाई इकॉर्निया इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। इसलिए इकॉर्निया को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। आती है इतनी बात समझ में? तो दिस इज द बेसिक अबाउट द क्रीपिंग स्टेम। ये मैंने आपको किसके बारे में बता दिया? क्रीपिंग स्टेम के बारे में बता दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज एरियल स्टेम। तो इसमें तो एक ही एग्जांपल है, एरियल स्टेम में ज्यादा डीप में नहीं जाना है आपने। तो एरियल स्टेम नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? एरियल स्टेम, ठीक है। जब हम एरियल स्टेम की बात करें तो मैंने अभी बताया कि जो स्टेम ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रही है दैट इज नोन एज एरियल स्टेम। तो उसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दैट इज अपुंचिया। अपुंचिया आपको पता है कैक्टस का प्लांट होता है, फिर भी डायग्राम बना के दिखा देता हूं। दिस इज द प्लांट ऑफ अपुंचिया। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जब ये स्टेम ब्रेक होकर ग्राउंड पे गिर जाती है, जब ये स्टेम ब्रेक होकर ग्राउंड पे गिर जाती है तो ये नया प्लांट बना लेती है, वहीं से वो नया प्लांट अराइज करा देती है, तो ये आपका खत्म हो जाता है स्टेम का पोर्शन, दैट इज एरियल स्टेम। फिर से रिवाइज करा देता हूं एक बार। सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम, उसके बाद क्रीपिंग स्टेम और उसके बाद एरियल स्टेम। बार बार चिल्ला चिल्ला के सिर्फ एक ही बात बताई जा रही है कि एग्जाम्पल्स ही पूछे जाने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एरियल स्टेम क्या होती है, कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्रीपिंग स्टेम क्या होती है। सिर्फ आपको एग्जांपल्स याद करने, इसलिए मैं भी आपको सिर्फ एग्जांपल्स पर ही फोकस करा रहा हूं, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका रूट हो गया, स्टेम हो गया, उसके बाद आता है लीव्स। कि अगर पत्ती के द्वारा रिप्रोडक्शन कराया जा रहा है, किसी लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन कराया जा रहा है, तो इन दैट कंडीशन लीफ इज आर पार्ट व्हिच इज टेकिंग पार्ट इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपके पास दो एग्जांपल है, एक तो ब्रायोफिलम and begonia. These are the two examples of leaf. ये हमारे पास लीफ के दो एग्जाम्पल है, एक कौन सा? ब्रायोफिलम और दूसरा बेगोनिया। ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं लीव्स के केस में, जिसमें क्या होता है लीफ पर ही छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं, और बर्ड्स आ जाती है, वो बर्ड्स वहां पर ग्रोथ करना शुरू कर देती है, और जब वो बर्ड्स वहां पर ग्रोथ करना शुरू कर देती है तो जब वो प्लांट से डिटैच हो जाती है, पत्ती सॉइल के कांटेक्ट में आती है, तो सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है कि उससे नया प्लांट अराइज हो गया है, उससे नया प्लांट अराइज हो गया है। तो लीव्स हो गई और लास्ट स्ट्रक्चर आता है बल्बिल। लास्ट स्ट्रक्चर कौन सा आता है? बल्बिल। तो क्या होता है, मैंने आपसे कहा ये मेन स्टेम है, ये ब्रांच है और इसकी एक्सिल है। तो एक्सिल में फ्लैशी बड आ जाती है, एक्सिलरी बड की जगह एक अलग ही बड आ जाती है जिसको हम बल्बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बिल बोलते हैं। और ये हमें किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? अगेव, ऑक्सैलिस, एलियम, सेटाइवम, लिली। तीन चार एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। अगेव, ऑक्सैलिस, एलियम सेटाइवम, सॉरी एलियम सेटाइवम एंड लिली। ये चार एग्जांपल आपको बल्बिल के मिल गए हैं। बल्बिल
में आपको याद रखना है कि अगेन में भी बल्बिल बन रहा है, ऑक्सैलिस में भी बल्बिल बन रहा है, एलियम से डायगोन में भी बल्बिल बन रहा है, और लिली में भी क्या बन रहा है, बल्बिल बन रहा है। ठीक है, तो फाइनली ये वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाता है। ये पोर्शन यहाँ पर खत्म जब हो चुका है तो बार बार बोलूंगा, सिर्फ आपको क्या याद करना है, एग्जाम्पल्स याद करने हैं। क्या याद करने हैं? एग्जाम्पल्स याद करने। और एग्जाम्पल्स मैंने आपको सारे बोर्ड पर दे दिए हैं, आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आती है, बार बार वही बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर? आज ही हमें पोर्शन खत्म करना है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आता है पोर्शन, छोटा सा रह गया चैप्टर, अब सिर्फ ए सेक्सुअल रह गया हमारा, फिर खत्म हो जाएगा, सेक्सुअल शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा कि जब भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, आप किसी भी पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा रहे हैं, मस्ट है कि उसके अंदर एक छोटी सी बड हो, क्योंकि बड ही वो पार्ट है जो आगे चल के नए प्लांट को बनाएगा। क्योंकि बड के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, और जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे वहीं पर नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा कि देयर मस्ट बी अ बड, वहां पर एक बड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने आपको इस फॉर्मुलेशन बताया था, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा सा पोर्शन इसका छोड़कर चल रहा हूँ, आगे चल के बताऊंगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गया, आपकी एल्ब्यूगो हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, प्लांट्स में ही आता है। तो ये क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने दो टाइप के स्पोर्स आते हैं, दैट इज ज़ूस्पोर्स। सबसे पहले आते हैं ज़ूस्पोर्स और उसके बाद आते हैं कोनिडियम। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 2 नंबर में 1 नंबर में डिफरेंशिएट ही पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको डिफरेंशिएट ही करके बता रहा हूँ, हाथों हाथ आपको एकदम समझ में आ जाएगा कोनिडिया और ज़ूस्पोर्स का फंडा क्या है। अब ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट, दीज आर मोटाइल स्पोर्स। कैसे स्पोर्स है, मोटाइल स्पोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये कैसे स्पोर्स होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स। स्पोर्स तो आप समझ ही रहे होंगे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया है। उसके बाद दीज आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड, दीज आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। एंडोजीनसली मतलब किसी चीज के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, एंड दीज आर एक्सोजीनसली, अभी मैं इस टर्म को क्लियर कर दूंगा, ये एक्सोजीनसली बन रहे हैं। ये कैसे बन रहे हैं, एक्सोजीनसली। कैसे बन रहे हैं, एक्सोजीनसली। क्लियर? यहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, बट यहां पर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, यहां पर फ्लैजिला एब्सेंट होता है। क्लियर? क्या एब्सेंट होता है, फ्लैजिला। क्लियर? तो आपको मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं, ज़ूस्पोर्स 3 एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, क्लेमाइडोमोनास, एल्ब्यूगो और यूलोथ्रिक्स। कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास, एल्ब्यूगो, ये सब एल्गी हैं, एंड यूलोथ्रिक्स। ये 3 एग्जांपल आपको किसके मिल गए, ज़ूस्पोर्स के। अकोनिडिया फंजाई में पाया जाता है, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। एग्जांपल्स आते हैं आपके पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से कुछ याद आता होगा, सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाने में मदद की थी इन्होंने हमारी, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। ये दोनों एल्गी, सॉरी फंजाई है। इतनी बात समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। These are the basic differences between ज़ूस्पोर्स and कोनिडिया। ये कोनिडिया और ज़ूस्पोर्स के बीच में छोटा सा डिफरेंस है। 4 डिफरेंस बता दिए, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको चारों लिखने हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कम से कम 4 पॉइंट देने हैं, जब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कम से कम 6 पॉइंट देने हैं, और जब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कम से कम 10 पॉइंट देने हैं आपको 12th क्लास के बोर्ड्स के एग्जाम में। तभी आप उम्मीद रखिएगा कि आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि आपको पॉइंट्स मिले, जिससे कि आप आराम से जान सकें। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कोनिडिया नॉन मोटाइल होते हैं, इनके पास अपना कोई मेथड नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ये डिपेंड होता है किसी मीडियम पे, जैसे एयर पर या वाटर पर, इनके अलावा कोई अपना ऑप्शन नहीं है। एंडो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, अभी बता रहा हूँ, डायग्राम की मदद से बताऊंगा। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, अभी सीधी सीधी बात है भाई, जब मूव कर रहा है तो फ्लैजिला स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर एब्सेंट होता है, और ये एग्जाम्पल होता है। अब मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, आपको एकदम समझ में आने वाला है ज़ूस्पोर्स और कोनिडिया के बारे में। ठीक है, तो आप समझिएगा इसको ध्यान से। इफ दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। these are known as, these structures are known as ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, these are known as ज़ूस्पोर्स। यही हमारे क्या है, ज़ूस्पोर्स है। यही क्या है, ज़ूस्पोर्स है। और ये किसके अंदर पाए जा रहे हैं,
बताइए, क्लेमाइडोमोनास के अंदर, किसके अंदर पाए जा रहे हैं? क्लेमाइडोमोनास के अंदर, किसके अंदर पाए जा रहे हैं? क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाए जा रहे हैं। गॉट इट? आती है बात समझ में? ठीक है, किसके अंदर पाए जा रहे हैं? क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाए जा रहे हैं। किसके अंदर पाए जा रहे हैं? क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि ये मेन पेरेंट बॉडी है, ये इसके अंदर बन रहे हैं, इसके अंदर बन रहे हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है एंडोजीनस। इसलिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया है एंडोजीनस। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है? एंडोजीनस। बट इन द केस, जैसे ही मैं बात करता हूं किसकी, किसी भी पेनिसिलियम की, सपोज पेनिसिलियम को स्ट्रक्चर को बता रहे हैं यहां पर, किसकी बात कर रहे हैं? पेनिसिलियम की। तो इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द मेन पेरेंट बॉडी। जो मेन पेरेंट बॉडी है वो उसके बाहर की तरफ पाए जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं जैसे स्कोनिडिया, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसपे बना है दैट इज कोनिडियोफोर। ये क्या कहलाएगा? कोनिडियोफोर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कोनिडियोफोर कहलाएगा। आती है बात समझ में? तो आप देखिएगा, मैं इसको आपको बता रहा हूं, एक लाइन छोटी सी बोल रहा हूं कि कोनिडिया आर फॉर्म ड्यू टू ए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑन द हाइफे। किसकी वजह से बनता है? हाइफे पर कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से। सपोज ये एक हाइफा था, सपोज ये क्या था? हाइफा। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ये अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब अंदर की तरफ एंट्री हो जाना। तो ये जब कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो एक बल्ब यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पर ये दूसरा बन गया कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, यहाँ पर तीसरा बन गया, यहाँ पर चौथा बन गया, यहाँ पर और पांचवा बन गया। ये क्यों एक बनते ही चले जा रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किसका है? पेनिसिलियम नोटेटम। और ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं दीज आर कोनिडिया। तो ये हमारा इस दोनों के अंदर डिफरेंस पूरा हो जाता है। फाइनली जो चीज समझ में नहीं आ रही आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लास्ट पोर्शन आता है लेक्चर का, बहुत छोटा सा पोर्शन है, वैसे एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट फिर भी हमें तो पूरा कराना है सिलेबस, कोई चीज हमें छोड़नी नहीं है जिससे कि आप ये कह दें कि भाई हमारे लेक्चर में ये कमी थी। ठीक है, तो ये बेसिक सी लास्ट चीज बता रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल मेथड। तो हमारे पास 3 आर्टिफिशियल मेथड है। सबसे पहला आता है आपका लेयरिंग। सबसे पहला मेथड है आर्टिफिशियल मेथड जिसको हम बोल रहे हैं लेयरिंग। दूसरा मेथड आता है आपका कटिंग, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा आता है ग्राफ्टिंग। तीसरा आता है कौन सा? ग्राफ्टिंग। क्लियर? तीसरा कौन सा आता है? ग्राफ्टिंग। दीज आर द 3 मेथड्स। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं मैं आपको किसके बारे में? कटिंग के बारे में। सबसे पहले क्या बता रहा हूं? कटिंग। कटिंग मतलब आप याद कीजिए, गुलाब का फूल जब गुलाब का पेड़ जब लगाना होता है तो आप कहते हैं कि भाई गुलाब लगाना है, हमें कलम ले आइए छोटी सी। तो आप उसमें क्या कर रहे हैं? गुलाब को उसकी स्टेम की मदद से उसकी छोटी सी कटिंग ला रहे हैं और उसको हम नया प्लांट बना देते हैं। मतलब हमने सॉइल में लगाया और उस पर नया प्लांट ग्रोथ हो जाएगा। बट आपको याद रखना है वहां पर एक छोटी सी बड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी सी बड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूट से भी कटिंग की जा सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल है टैमारिंड। अगर आप रूट से कटिंग करके बना रहे हैं तो एग्जाम्पल इज टैमारिंड। और अगर आप स्टेम से कटिंग करके बना रहे हैं, अगर आप स्टेम से कटिंग करके बना रहे हैं तो 3 एग्जाम्पल है, शुगर केन, ग्रेप्स और रोज। कौन कौन सा? शुगर केन, आपने देखा भी होगा गन्ने को कैसे बोया जाता है? शुगर केन, रोज एंड ग्रेप्स। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने आ जाते हैं किसके? स्टेम से अगर फॉर्मेशन हो रहा है कटिंग। कटिंग समझ में आ गई? छोटा सा प्लांट का पार्ट लाइए, बट उसमें क्या होनी चाहिए? बड होनी चाहिए छोटी सी, है ना। जब आप कलम लगाते हैं किसी भी गुलाब के पेड़ को लगाने के लिए तो आप देखते हैं उसमें नोड पर एक छोटी सी बड होती है और वही बड आगे चल के पूरा प्लांट बनाती है। ठीक है, दूसरा मेथड आता है आपका लेयरिंग। लेयरिंग में कुछ नहीं है, सपोज दिस इज द सॉइल और ये मेन प्लांट बॉडी। तो यहां से बाहर की तरफ निकलेगा, थोड़े समय बाद बेंड हो जाएगा, अंदर एंटर कर जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसकी कटिंग हो जाती है, आर्टिफिशियल रूट्स यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है और बाद में नया प्लांट बॉडी बन जाता है और यहाँ से अलग अलग हो जाता है। तो लेयरिंग में हमारे सामने 3-4 एग्जाम्पल है, जैसे कि जैस्मिन, लीची, ऑरेंज और ग्रेप वाइन्स। ठीक है, जैस्मिन, लीची, ऑरेंज एंड ग्रेप वाइन्स। बार बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर से एग्जांपल्स के अलावा ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तीसरा आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आपको पता ही होगा, ग्राफ्ट बनाया जाता है एक के ऊपर दूसरा। इसमें नई वैरायटी बनाने के लिए ज्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है ग्राफ्टिंग, जैसे कि रोज में, एप्पल में, प्लम में, पीच में, मैंगो में। तो इसमें क्या करते हैं, सपोज ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। ठीक है, आप इन दोनों की ग्राफ्टिंग कराना चाहते हैं। आपने क्या किया, इसका आधा पोर्शन हटा दिया ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ग्राउंडेड है और रूटेड पोर्शन इज नोन एज स्टॉक।
इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और ये जो दूसरा वाला पेड़ था इसका अभी ऊपर वाला पोर्शन काट के लिया है, नीचे वाला पोर्शन हटा दिया और इस ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पर आपने आके लगा दिया और ये पोर्शन जो ऊपर वाला है दिस इज नोन एज स्केन, इसको आप क्या बोलते हैं, स्केन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको आके लगा दिया, यहाँ पर आपने पॉलीथीन बांध दी जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह कोई चीज एंटर ना हो सके। तो ये ग्राफ्टिंग ज्यादातर किस केस में करी जाती है, जब आपको कोई नई वैरायटी बनानी होती है। जैसे आज आप देखते हैं मैंगो की कितनी मल्टीपल वैरायटीज प्रेजेंट है, तो वो किसकी वजह से है, ग्राफ्टिंग की वजह से। एक वैरायटी को दूसरे के साथ ओवरलैप करा के एक नई वैरायटी के लिए एज्यूम किया जाता है, बट ऐसा श्योरिटी नहीं है कि आपको नई वैरायटी जरूर मिलेगी, ठीक है, बाई चांस की बात होती है। नेचर जो चाहता है हमेशा वही होता है, हम कुछ नहीं होते हैं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सामने, रोज, एप्पल, प्लम, पीच, मैंगो, ठीक है, रोज, एप्पल, प्लम, पीच एंड मैंगो। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बता रहा हूँ, व्हाइट रोज और रेड रोज को मिला है तो बाई चांस की बात है, हो सकता है पिंक रोज आपको मिल जाए, सिर्फ बाई चांस है, श्योरिटी नहीं, क्लियर। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। फाइनली आप लोगों को बहुत सारा जानने के लिए मिला, एग्जाम्पल्स के साथ साथ, बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम्पल्स के साथ साथ, एग्जाम्पल्स के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल्स ही पूछे जाने वाले हैं, सिर्फ क्या पूछे जाने वाले हैं, एग्जाम्पल्स पूछे जाने वाले हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।